30th प्रॉब्लम। 30th तो सिंपल सा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सीधा सीधा यह काम करना है और जिस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है इसमें CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हमें दे रखा है दैट इज तीसरे नंबर पर -94.1 प्लस 4HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -22.1 माइनस अब CCl4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज -25.5 और H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज 2H2O का 2 into 50 -57.8 सारे सेम यूनिट्स में दे रखे हैं। आंसर वुड बी इन किलो कैलोरीज पर मोल। सीधा यह लगा देना है और यह देख लेना है कि प्रोडक्ट में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन 37th प्रॉब्लम, चलिए 37th वाला करते हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। Assume that a human require 2.5 into 10 to the power 3 kilocalories of energy each day for metabolic activity. Heat requirement for human body is 2.5 into 10 to the power 3 kilocalories per day for metabolic activity. What mass of ethanol be needed to provide the energy if? कितना इथेनॉल चाहिए होगा यदि हम इथेनॉल से यह एनर्जी डिराइव करते हैं। ये तो बिल्कुल वही की वही प्रॉब्लम हो गया है जो क्लास में मैंने समझाया है। इनफैक्ट इस सिचुएशन को एक बार क्लास में मैंने डिस्कस करवाया था। इथेनॉल होता है इथाइल अल्कोहल, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं शराब या दारू, एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बॉडी को एक दिन में इतनी एनर्जी चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो कुछ खाता नहीं है, वो सिर्फ पीता है और इथेनॉल पीता है, तो दिन में वह कितनी इथेनॉल कंज्यूम करे, मतलब दिन में वो कितनी दारू पिए, सो दैट उसको इतनी एनर्जी मिल जाए, उसको कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए एनर्जी जो रिक्वायरमेंट दे रखी है वो किलो कैलोरीज में दे रखी है और जो डेटा दे रखा है वो किलो जूल्स में दे रखा है। यूनिट्स का खास ध्यान रखना होगा। हम कहते हैं 1371 into 10 to the power 3 this much joules of energy would be derived by 1 mole of ethanol. 1 मोल इथेनॉल जब वो कंज्यूम कर ले, 1 मोल इथेनॉल मीन्स 46 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल। 46 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल कंज्यूम करने से उसको इतना एनर्जी मिल जाएगी। सपोज वह W ग्राम्स ऑफ इथेनॉल कंज्यूम करता है, तो W ग्राम इथेनॉल से उसको इतनी एनर्जी मिलेगी। एक दिन में वह W ग्राम्स इथेनॉल कंज्यूम करता है तो इतनी एनर्जी मिलेगी, एंड दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड एनर्जी। बट उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हमें जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज 2.5 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 this much calories per day। इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 4.184 जूल्स पर कैलोरी। सो दिस इज द एनर्जी
इन जूल्स, इक्वेट कर दीजिए, इससे W आ जाएगा। ये तो ए पार्ट सॉल्व करने के लिए this much grams of ethanol per day he must consume. यूनिट्स का खास ध्यान रखना है इसमें। Assume that mass, if the human body is considered to be a closed system, what is the temperature increase resulting from the energy intake? Assume that mass of 75 kg and specific heat of human body is 4 joules per Kelvin per gram. अब यदि ह्यूमन बॉडी एक क्लोज्ड सिस्टम है तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करने से उसकी कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा। नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यह कंसेप्ट लगाना है, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की जगह तो यही लिख दू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ दिस इज इन कैलोरीज, दिस एनर्जी इज इन कैलोरीज, मगर आगे जो डेटा दे रखा है स्पेसिफिक हीट के लिए वो जूल्स में दे रखा है, तो इसको भी जूल्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। 4.184 जूल्स, यह जूल्स में हो गया। मास एम, मास देखिए 75 केजी दे रखा है, मगर स्पेसिफिक हीट पर ग्राम में है तो उसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 75 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। एस, एस की जगह 4 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम इंटू डेल्टा टी, इससे हमें डेल्टा टी आ जाएगा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसके बाद if the body temperature is to be maintained constant at constant value by evaporation of water, what mass of water must be evaporated? Assume heat of evaporation of water to be this. देखिए पर्सन ने इथेनॉल कंज्यूम करी, इथेनॉल कंज्यूम करने से वो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर हुआ, उस ऑक्सीडेशन से हीट लिबरेट हुई, उस हीट लिबरेट होने से उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मगर अब हम चाहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, और बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज होने से बचाने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज टू पर्सपायर, हमें पसीना आता है, एंड ड्यूरिंग दैट पर्सपिरेशन whatever water is released by our body, it gets evaporated, and during that evaporation phenomena the heat is taken away by the evaporating water. हमारी बॉडी के अंदर जो हीट इथेनॉल के बर्न होने से लिबरेट हो रही है वो इवापोरेट होता हुआ वाटर, इट कैरीज अवे दैट हीट। सो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट बी पर्सपायर्ड आउट, what amount of water must be evaporated so that हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो। हमारी बॉडी के अंदर इथेनॉल के बर्न होने से इतना जूल्स एनर्जी लिबरेट हो रही है, इथेनॉल के बर्न होने से हमारी बॉडी के अंदर इतनी हीट लिबरेट हो रही है एक दिन में, इसको हमने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द हीट लिबरेटेड इन आवर बॉडी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू इट, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। दिस नाउ दिस एनर्जी मस्ट बी लिबरेटेड बाय इवापोरेटिंग द वाटर। अब वाटर के इवापोरेशन से कितनी हीट लिबरेट होती है? 44 किलो जूल्स पर मोल, 44 किलो जूल्स पर मोल। मान लीजिए y ग्राम्स ऑफ वाटर हम इवापोरेट कर रहे हैं, 44 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर मोल मीन्स दिस मच जूल्स पर 18 ग्राम्स। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, 18 ग्राम पानी के इवापोरेट हो जाने से इतनी जूल्स एनर्जी बाहर निकल जाती है। y ग्राम्स वाटर यदि हम इवापोरेट करते हैं तो इतनी हीट बाहर निकल जानी चाहिए। सॉल्व इट फॉर y ग्राम्स वाटर के इवापोरेशन से इतनी हीट बाहर निकल जानी चाहिए। सॉल्व इट फॉर w हियर एंड सॉल्व इट फॉर y हियर।
Now I'll solve 27th problem. ट्वेंटी सेवेंथ प्रॉब्लम में तो note it down. The heat of combustion of carbon and hydrogen are given. Heat of combustion of carbon, hydrogen दिए हुए हैं, वो हमने दिमाग में भी नोट कर लिए. Respectively giving CO2 and H2O. ठीक है. Heat of combustion of methane is this. Calculate heat of formation of methane. अब देखिए, heat of formation of methane इस तरह से हम लिखते हैं. A part. C plus twice H2 gives you methane. अब जो कंसेप्ट लगाना है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि सबके एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे रखे. मैं जो बेसिक कंसेप्ट है वहां नीचे लिख देता हूं. एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट. अब यह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो हमें निकालना है. इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन विच इज -94 प्लस 2 times enthalpy of combustion of hydrogen which is -68.3 minus enthalpy of combustion of methane जो कि दे रखा है -215. this much kilocalories per mole. यह पहला हो गया. And then second, enthalpy of combustion of benzene is given. Calculate enthalpy of formation of benzene. देखिए, formation of benzene इस तरह से होगा 6 carbon in solid state plus 3 hydrogen in gaseous state, CO C6H6. अब इसका जो enthalpy of formation हमें निकालना है, once again the same definition. Enthalpy of any reaction is enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product. It's 6 times enthalpy of combustion of carbon plus 3 times enthalpy of combustion of hydrogen minus enthalpy of combustion of benzene, that is 781. This much kilocalories per mole. फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एसिटिक एसिड. हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, तो इस तरह से 2 times कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस 2 हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस O2 gives you CH3COH. इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है. वंस अगेन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसके लिए 2 times -94 प्लस 2 times -68.3. ऑक्सीजन का कोई एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बर्न होता ही नहीं है. माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एसिटिक एसिड ने दे रखा है -210. फिर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथिलीन दे रखा है. इस तरह से सारी. इसके बाद हमसे पूछा है डी पार्ट में इथिलीन के लिए. इथिलीन के लिए पहले फॉर्मेशन लिख दूं. ट्वाइस कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस ट्वाइस हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट गिव्स यू C2H4 इन गैसियस स्टेट. इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 into
-94 plus 2 into -68.3 minus enthalpy of combustion of ethylene is -341. E. एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन. अब इथेन के लिए लिख दो 2 कार्बन इन सॉलिड स्टेट, 3 हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट गिव्स यू C2H6. ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है. एक ही प्रॉब्लम में उन्हें इतनी सारी प्रैक्टिस करा ली है कि फिर आपको फिट हो जाए बिल्कुल हमेशा के लिए दिमाग में यह चीज कि किस तरह से रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं. ये इनफैक्ट एक ही प्रॉब्लम में उन्हें 6-7 प्रॉब्लम एक साथ दे दिए. इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कहेंगे 2 times -94 plus 3 times -68.3 माइनस इसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो दे रखा है दैट इज -373. फिर कंबस्शन ऑफ एसिटिलीन. एसिटिलीन का फॉर्मेशन पूछा और कंबस्शन दिया हुआ है तो फॉर्मेशन हम ऐसे लिखेंगे C2 plus H2 gives you C2H2 in gaseous state. Enthalpy of formation is 2 into -94 plus 1 into -68.3 minus 310.62. जी शुगर. शुगर के लिए हम लिखेंगे C12H22O11 which is solid plus 12O2 gives you 12 CO2 plus 11 H2O. Enthalpy of formation once again नहीं मैंने गलत लिखा. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शुगर लिखना था मुझको, मैंने कंबस्शन लिख दिया इधर. कंबस्शन के लिए 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस 11/2 ऑक्सीजन गिव यू C12H22O11 and this enthalpy of formation is 12 कार्बन तो 12 into -94 plus 11 हाइड्रोजन 11 into -68.3 minus of -1349 in this manner. Then अब 70th प्रॉब्लम कर डालता हूं. '70, '71 and then 15th. It's more a monotonous problem in fact. कंसेप्ट एक बार समझ लिया फिर कोई सा भी कर सकते हो. मैं 70th प्रॉब्लम जरा डिटेल में समझाता हूं. इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इन फैक्ट. ध्यान से पढ़िए. वन लीटर
mixture of methane and oxygen gas measured at 25 degrees centigrade and 740 torr, allowed to react at constant pressure in a calorimeter, which together with its content have got heat capacity of 1260 calories per degree. The complete combustion to methane, to carbon dioxide and water cause the temperature rise of 0.667 Kelvin. What is percentage of methane in the original mixture? Given the enthalpy of combustion of methane is this. देखिए, now it had become an interesting problem. Such that complete methane react with oxygen in this manner. मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर, 1 liter sample mixture of methane and oxygen measured at 25 degrees centigrade and 740 was allowed to react at constant pressure. It was allowed to react at constant pressure in a calorimeter, which together with its content have got this much heat capacity, complete combustion to carbon dioxide and water. What is percentage of methane in the original mixture? Give enthalpy of combustion. Given enthalpy of combustion is this. Enthalpy of combustion जो दे रखा है वो अभी नोट डाउन कर देता हूं. -210.8 किलो कैलोरीज पर मोल. अब देखिए, सबसे पहले हम हीट लिबरेटेड निकाल लें. हीट लिबरेटेड डिटरमाइन करने के लिए हम कहेंगे हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. डेल्टा क्यू इज हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है और टेम्परेचर राइज दिया हुआ है. मतलब फिनोमेना के दौरान कितनी हीट लिबरेट हुई होगी ये निकल जाएगी. डेल्टा क्यू इज माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है. 1260 कैलोरीज पर केल्विन इंटू 0.667 केल्विन. दिस इज द हीट लिबरेटेड. इतनी हीट लिबरेट हो रही होगी. अब 1 मोल मीथेन यदि बर्न होता है तो इतनी हीट लिबरेट होती है. 1 मोल मीथेन यदि बर्न होता है तो इतनी हीट लिबरेट होती है. सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन जो कैलोरीमीटर में डाले वो n है. मोल्स ऑफ मीथेन यूज्ड इज इक्वल टू n. 1 मोल मीथेन से इतनी हीट लिबरेट होती है -210.8 into 10 to the power 3 किलो कैलोरीज पर मोल. सॉरी, मैंने 10 to the power 3 कर दिया इसलिए किलो लिखने की आवश्यकता नहीं है. कैलोरीज पर मोल ही लिखूंगा मैं. कैलोरीज पर मोल. और हम n मोल्स
इस्तेमाल कर रहे हैं मीथेन के, तो n मोल मीथेन से इतनी हीट लिबरेट होनी चाहिए, एंड दिस लिबरेटेड हीट मस्ट बी इक्वल टू दिस -1260 into 0.667 calories. You can solve it और आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। कितने मोल्स आप मीथेन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना। अब हमें टोटल मोल्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमें टोटल मोल्स मिल जाएंगे। पीवी इक्वल टू एन नॉट इंटू आर टी। एन नॉट को मैं टोटल मोल्स बोलता हूं क्योंकि एन को मैंने मोल्स ऑफ मीथेन बोला। प्रेशर की जगह पर मैं लिख दूं 740 बाय 760 एटमॉस्फियर। ये जो प्रेशर टॉर में दे रखा है, वी ऑलवेज नो दैट 760 टॉर इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर। तो 760 टॉर को एटमॉस्फियर में कन्वर्ट करने के लिए, 740 टॉर को एटमॉस्फियर में कन्वर्ट करने के लिए 740 अपॉन 760 वॉल्यूम की जगह पर लिख देता हूं मैं 1 लीटर। एन नॉट मुझे निकालना है, आर की जगह मैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह पर मैं लिख देता हूं 298 केल्विन। इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर ले तो हमें एन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें परसेंटेज ऑफ मीथेन इन ओरिजिनल मिक्सचर निकालना है। परसेंटेज ऑफ मीथेन के लिए n अपॉन n नॉट इंटू 100। इस तरह से हमें परसेंटेज ऑफ मीथेन मिल जाएगा। सॉल्व इट। 71st problem is once again over the concept of bomb calorimeter, I think. .5 gram of fuel having molecular weight of 28 was burnt in calorimeter and raised the temperature of 1 gram of water from 25 degrees centigrade to 67.3 degrees centigrade, means temperature rises 42.3 degrees centigrade. If all the heat generated is used in heating water, calculate the heat of combustion of fuel. Now it's a simple problem. देखिए डेल्टा Q फॉर वाटर इज ms डेल्टा T। वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट इस्तेमाल हो रही है, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय ms डेल्टा T। हम कहते हैं दिस डेल्टा Q, मास ऑफ वाटर इज 1 ग्राम, the specific heat of water is known to us, it's 1 calorie per gram per degree centigrade। कैलोरी की डेफिनेशन ही इस तरह से दी गई है, जो कैलोरी की डेफिनेशन है उसको हम सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे। S is 1 calorie per gram per degree centigrade and delta T is 42.3 degree centigrade। इस तरह से डेल्टा Q आ गया। अब वाटर तो यह हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्यूल इतनी हीट को लिबरेट कर रहा हो बर्न होते समय। तो द हीट लिबरेटेड इज 1 into 42.3 कैलोरीज माइनस टाइम के साथ। दिस इज द हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल। नाउ दिस हीट इज लिबरेटेड बाय 3.5 ग्राम ऑफ फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल यदि बर्न होता तो हीट लिबरेट होती -42.3 अपॉन 3.5 कैलोरीज
पर ग्राम। 3.5 ग्राम फ्यूल से इतनी हीट लिबरेट हुई, 1 ग्राम फ्यूल से इतनी हीट लिबरेट होती, 1 मोल फ्यूल से इंटू 28 ग्राम पर मोल। दिस इज द हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल। वैसे तो यह डेल्टा E है। नाउ इफ दिस प्रोसेस वेयर कैरीड एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि इसको किसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर पर कैरी करा गया होगा तो आप इसी को आप डेल्टा H भी लिख दोगे, माइनस 42.3 अपॉन 3.5 इंटू 28 कैलोरीज पर मोल। यदि इस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पर करा गया है, वैसे तो डेल्टा E कहलाएगा। डेल्टा NG दिया हुआ होता तो डेल्टा H निकाल देते, मगर हम कहेंगे कि यदि ये किसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर पर करके रखा गया है तो इस तरह से हम इसको डेल्टा H बोलते हैं। नाउ 15th प्रॉब्लम। ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देख लें। सॉल्व 15th प्रॉब्लम नाउ। A piston exerting a pressure of 1 atmosphere rests on surface of water at 100 degree centigrade. कोई सिलेंडर होएगा, इसके ऊपर पिस्टन है और यह वाटर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। The pressure is reduced to a smaller extent and as a result 10 gram of water evaporate and absorb the heat of 22.2 kilojoules of heat. Calculate delta H and heat of vaporization, work done and delta E. H2O in liquid state at 100 degree centigrade is getting converted into H2O in gaseous state at 100 degree centigrade. When mass evaporated is 10 grams, delta Q is plus 22.2 kilojoules. अब सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हम कहेंगे 22.2 kilojoules of heat is absorbed by 10 grams. When 1 mole of water evaporates, 1 mole of water में 18 grams होते हैं, 18 gram per mole. The enthalpy of vaporization. अब डेल्टा ई डिटरमाइन करने के लिए मैं कहूंगा इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू है +1, द चेंज इन नंबर ऑफ गैस मोल से +1। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी इंटू आरटी। तो डेल्टा एच की जगह तो यह वैल्यू लिखूंगा +22.2
इंटू 18/10 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा ई मुझे निकालना है और डेल्टा एनजी की जगह मैं 1 मोल लिख दूंगा। अब आर की जगह क्या लिखना है? वंस अगेन आर की वैल्यू अप्रोप्रिएट यूनिट में होनी चाहिए। इधर सब कुछ किलो जूल्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो इधर आर की वैल्यू भी किलो जूल्स में ही रखेंगे। आर की वैल्यू किलो जूल्स में होती है 8.31 इंटू 10⁻³ 8.31 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन। और टेम्परेचर की जगह पर मैं लिखूंगा 373 केल्विन। सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। इसे सॉल्व करके डेल्टा ई की वैल्यू निकाल दीजिए। ध्यान रहे आर की वैल्यू हमने क्या लिखी है किलो जूल्स में, 8.31 इंटू 10⁻³ 8.31 जूल्स होती है, किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 8.31 इंटू 10⁻³। अब वर्क डन के लिए डेल्टा एच, वर्क डन के लिए पी डेल्टा वी, वैसे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। दिस इज वर्क डन। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू पी डेल्टा वी। दिस इज द वर्क डन। ए डेल्टा एच जो पूछा है इनफैक्ट वो शायद डेल्टा क्यू है। ए पार्ट में जो डेल्टा एच पूछ रहे हैं ना, दैट इज दिस इज डी पार्ट, दिस इज डी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट। और जो ए पार्ट है जिसको डेल्टा एच लिखना चाह रहे हैं वो इनफैक्ट डेल्टा क्यू लिखना चाह रहे हैं, जिसको हम सीधा ऐसा कैसे है 22.2 बोल सकते हैं। किलो जूल्स